हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर। मैं हूँ दिव्या वर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में आपके सभी पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे और सिलेबस तो आप सभी को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ मैंने आप लोगों को PDF सेंड की हुई है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। तो बीए सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का टॉपिक क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, यानी कि चित्रकला के मूल आधारों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पर आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जिसका आंसर भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सी रूपप्रद कला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपप्रद कला नहीं है। ऑप्शन है इसके ए मूर्तिकला, बी संगीत कला, सी चित्रकला, डी वास्तुकला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी संगीत कला। और बाकी की कलाएं जो हैं, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, ये तीनों कैसी हैं, ये रूपप्रद कलाएं हैं। अब रूपप्रद कलाएं क्या होती हैं तो समझ लेते हैं। ऐसी कलाएं जिसमें सामग्री अपना स्वाभाविक रूप त्याग कर एक नए रूप में परिवर्तित हो जाए या फिर नया रूप धारण कर ले, ऐसी कलाओं को क्या कहते हैं, रूपप्रद कलाएं। और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिक आर्ट। ठीक है। अब जैसे आपकी मूर्ति कला हो गई, तो मूर्ति बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सभी सामग्री अपना अस्तित्व त्याग कर जो मूर्ति है, मूर्ति के निर्माण में अपना योगदान देती हैं, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो सामग्री आप उपयोग करते हैं मूर्ति बनाने में, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और एक नई चीज़ हमारे सामने आ जाती है, यानी कि हमारी मूर्ति। ठीक है। तो इस प्रकार जो वास्तु, मूर्ति और चित्र, ये तीनों कलाएं हैं, ये कैसी हैं, रूपप्रद कलाएं। और संगीत, काव्य, ये कैसी हैं, अरूपप्रद कलाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारतीय कला के कितने अंग हैं। भारतीय कला के कितने अंग हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ए 9, बी 16, सी 6, डी 64। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 6 है। भारतीय कला के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। और कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिए, रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। अब इन अंगों को याद रखने के लिए आप एक श्लोक याद रखिए। श्लोक क्या है, नोट कर लीजिए। रूपभेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। और कला के 6 अंगों को क्या कहते हैं, षडंग। ध्यान रखिएगा इसे भी। तो इस सूत्र में आपकी कला के 6 अंग आ जाते हैं, इसलिए आप लोगों को अंग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस श्लोक को ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन यहाँ पर ए उत्साह, बी क्रोध, सी विस्मय, डी रति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, सर्वप्रथम सडंग शब्द का उल्लेख किसने किया। सर्वप्रथम सडंग शब्द का उल्लेख किसने किया। ऑप्शन यहाँ पर ए वात्स्यायन, बी यशोधर पंडित, सी अवनीन्द्रनाथ टैगोर, डी महाकवि भास। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यशोधर पंडित। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले सडंग शब्द का उल्लेख किसने किया, यशोधर पंडित ने। और कहाँ पर किया, तो इन्होंने अपनी पुस्तक जयमंगला में किया था। ठीक है। जयमंगला क्या है, तो जयमंगला कामसूत्र की टीका है। और कामसूत्र पुस्तक किसकी है, तो ये वात्स्यायन की है। कंफ्यूज मत होइएगा, वात्स्यायन की पुस्तक है कामसूत्र, और कामसूत्र की टीका किसने लिखी, यशोधर पंडित ने। और यशोधर पंडित ने जो टीका लिखी कामसूत्र की, उसका नाम क्या था, जयमंगला। और जयमंगला में ही सबसे पहले सडंग शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कामसूत्र की टीका का क्या नाम है। तो कामसूत्र की टीका है जयमंगला, जो यशोधर पंडित ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 5, कला के किस अंग को संबद्धता का सिद्धांत लॉ ऑफ रिलेशनशिप कहा जाता है? कला के किस अंग को संबद्धता का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिलेशनशिप कहा जाता है? ऑप्शन है इसके ए रूप, बी लावण्य योजना, सी प्रमाण, डी भाव। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रमाण। प्रमाण को क्या कहा जाता है? संबद्धता का सिद्धांत, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिलेशनशिप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है? ऑप्शन यहाँ पर ए 9, बी 10, सी 7, डी 8। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 8। ध्यान रखिएगा, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है? तो 8 रसों का उल्लेख किया है। और रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या 9 है। अब नवा रस कहाँ से आया? तो नवे रस की खोज की थी अभिनव गुप्त ने। ध्यान रखिएगा, नवे रस की खोज की थी अभिनव गुप्त ने। और सबसे पहले हमें 9 रसों की व्याख्या कहाँ मिलती है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। 8 रसों का उल्लेख नाट्यशास्त्र में और 9 रसों का उल्लेख विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सबसे पहले किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, सर्वप्रथम 9 रसों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? लो, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। सर्वप्रथम 9 रसों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन है इसके ए विष्णु धर्मोत्तर पुराण, बी महाभारत, सी कामसूत्र, डी नाट्यशास्त्र। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए, देखते हैं कितना आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को बैक कोई नहीं करेगा क्योंकि इसका आंसर मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो आप ही लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या रहेगा, जिससे पता चलेगा कितने लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, प्रेम का प्रतीक रंग कौन सा माना जाता है? प्रेम का प्रतीक रंग कौन सा माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए नारंगी, बी सफ़ेद, सी लाल, डी हरा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी लाल। प्रेम का प्रतीक रंग कौन सा है? लाल रंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति किससे मानी है? भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति किससे मानी है? ऑप्शन यहाँ पर ए चित्र, बी मूर्ति, सी नाट्य, डी संगीत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नाट्य। तो भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति किससे मानी है? नाट्य, नाट्य यानी कि नाटक से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, हीगल ने दृश्य कलाओं को कितने भागों में बांटा है? हीगल ने 10 दृश्य कलाओं को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन यहाँ पर ए 5, बी 6, सी 10, डी 9। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। हीगल ने दृश्य कलाओं को कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में। और 5 भाग कौन कौन से हैं? तो पहली है काव्य कला, दूसरी है संगीत कला, तीसरी है चित्रकला, और चौथी है मूर्ति कला, पांचवी है स्थापत्य कला। ध्यान रखिएगा इसे भी। और जो चीज़ें मैं आप लोगों को ओरल बताती हूँ उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं इतने सारे नहीं बना सकती हूँ, लेकिन जो ओरल आप लोगों को मैं बता रही हूँ उसको भी नोट करते रहिए, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए कोण, बी रेखा, सी आयत, डी समांतर रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रेखा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, सौंदर्य दृष्टिगत होता है? सौंदर्य दृष्टिगत होता है यानी कि सौंदर्य दिखाई पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर ए ऊर्ध्व रेखा में, बी कर्णवत रेखा में, सी प्रवाही रेखा में, डी क्षैतिज रेखा में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रवाही रेखा में। प्रवाही रेखा या फिर लयदार रेखा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किसका संबंध वस्तु की आकृति और संरचना से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध वस्तु की आकृति और संरचना से है? ऑप्शन यहाँ पर ए रूप, बी प्रमाण, सी सादृश्य, डी भाव। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रूप। ठीक है,
अब कोई भी वस्तु है, उसका आकार या फिर उसकी संरचना को हम लोग क्या कहेंगे? रूप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, वर्ण या रंग है। वर्ण या रंग है। ऑप्शन यहाँ पर ए प्रकाश का गुण, बी चित्रकार का कार्यक्षेत्र, सी धरातल की बनावट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए प्रकाश का गुण। रंग क्या है? प्रकाश का गुण, और रंग को वर्ण भी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑब्लिक लगाकर दोनों लिख दिए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कला का वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। कला का वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर ए पोत, बी अंतराल, सी वर्ण, डी रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अंतराल। ठीक है, अंतराल के बिना चित्र की रचना संभव नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है अंतराल, अगर अंतराल नहीं होगा तो चित्र रचना संभव ही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, संयोजन को बिखराव से बचाता है। संयोजन को बिखराव से बचाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सहयोग, बी संतुलन, सी सामंजस्य, डी लय। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सहयोग। इसे इंग्लिश में यूनिटी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? संयोजन को बिखरने से बचाना। ठीक है, और संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? तो संयोजन के 6 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं नोट कर लीजिए। पहला है सहयोग, दूसरा है सामंजस्य, तीसरा है संतुलन, चौथा है प्रभाविता, और पांचवा है प्रवाह या फिर लय, और छठा है प्रमाण। तो ये 6 सिद्धांत हैं, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कलाओं में उपस्थित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कलाओं में उपस्थित रहता है। ऑप्शन है इसके ए प्रभाविता, बी संतुलन, सी सामंजस्य, डी प्रवाह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रवाह। प्रवाह सभी कलाओं में उपस्थित होता है। प्रवाह यानी कि लय, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिदम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, स्वर्णिम विभाजन यानी कि गोल्डन सेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत इसे इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन सेक्शन। तो इसका प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन यहाँ पर ए कॉन्डेंस्की, बी यूक्लिड, सी भरत मुनि, डी माइकल एंजेलो। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यूक्लिड। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? यूक्लिड ने। और स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के द्वारा किसका विभाजन किया जाता है? तो अंतराल का। ध्यान रखिएगा, अंतराल के विभाजन के लिए यूक्लिड ने स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत दिया था। और इसके विभाजन का जो अनुपात है वो 2:3:5:8 है। ये भी ध्यान रखिएगा। यूक्लिड कहाँ के थे? तो यूक्लिड ग्रीक यानी कि यूनान के थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 19, चित्रकला कितने आयामी होती है। चित्रकला कितने आयामी होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए एक आयामी, बी द्विआयामी, तीन त्रिआयामी, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी द्विआयामी। ध्यान रखिएगा, चित्रकला कितने आयामी होती है? चित्रकला द्विआयामी होती है, यानी कि 2 डायमेंशनल होती है। चित्रकला में केवल आप लंबाई और चौड़ाई को ही दिखा सकते हैं। मोटाई का केवल आप आभास करा सकते हैं, लेकिन मोटाई को उसमें आप दिखा नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, वे रेखाएं जो आपस में कभी ना मिलें कहलाती हैं। वे रेखाएं जो आपस में कभी ना मिलें कहलाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए तिर्यक रेखाएं, बी कोणीय रेखाएं, सी समांतर रेखाएं, डी सरल रेखाएं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ये दूरी हमेशा समान रहेगी और ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं, यानी कि इनके बीच में समान अंतर होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम है या फिर सबसे कोमल है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए HB, बी 2H, सी 2B, डी H। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2B। 2B पेंसिल सबसे ज़्यादा मुलायम होगी, और जो HB पेंसिल है, HB ये नॉर्मल पेंसिल होती है, 2H ये थोड़ा हार्ड होती है, 2B ये मुलायम होगी, और H ये भी हार्ड होगी।
अब आप सोच रहे होंगे इनको हम याद कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी पेंसिल होती हैं, 2B, 3, 4B, 6B, 8B, 10B। तो ध्यान रखिए, अगर किसी भी पेंसिल में बी की संख्या बढ़ रही है, बी के आगे जो संख्या लिखी होती है 2, 3 तो नहीं होती, 2, 4, 6, ये जो संख्याएं लिखी होती हैं, अगर बी की संख्याएं बढ़ रही हैं तो पेंसिल मुलायम हो रही है, ठीक है। और अगर एच की संख्याएं बढ़ रही हैं तो पेंसिल कठोर हो रही है, हार्ड हो रही है। एच का मतलब होता है हार्डनेस, बी का मतलब होता है ब्लैकनेस, ठीक है। ब्लैकनेस यानी कि गहरी पेंसिल चलती है, जितनी भी मोटी पेंसिल आप लेंगे उतनी ही वो गहरी चलेगी, ब्लैक चलेगी। तो जितनी भी बी की संख्याएं बढ़ेंगी पेंसिल मुलायम होगी, और एच की संख्या बढ़ेगी तो पेंसिल हार्ड होगी यानी कि कठोर होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, पेंसिल के लिए कौन सी लकड़ी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? पेंसिल के लिए कौन सी लकड़ी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन है इसके ए शीशम, बी यूकेलिप्टस, सी बबूल, डी सीडार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सीडार। पेंसिल बनाने के लिए सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है सीडार की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त धरातल है? जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त धरातल है, ऑप्शन यहाँ पर ए भित्ति, बी मोटा हस्तनिर्मित पेपर, सी कपड़ा, डी लकड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मोटा हस्तनिर्मित पेपर यानी कि हैंडमेड पेपर। तो जल रंग चित्रण के लिए सबसे अच्छा कागज़ कौन सा माना जाता है? मोटा हैंडमेड पेपर। अगर पेस्टल के लिए पूछा जाए तब भी मोटा हैंडमेड पेपर ही सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, भारतीय सडंग किस देश से प्रभावित है? भारतीय सडंग किस देश से प्रभावित है? ऑप्शन यहाँ पर ए चीन, बी यूनान, सी जर्मनी, डी इटली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। भारतीय सडंग चाइना से प्रभावित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कला के तत्व को पहचानिए। निम्न में से कला के तत्व को पहचानिए। ऑप्शन यहाँ पर ए सहयोग, बी संतुलन, सी प्रभाविता, डी रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रेखा। और बाकी ऊपर के जो हैं सहयोग, संतुलन, प्रभाविता, ये संयोजन के सिद्धांत हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग नोट कर लीजिए एक जगह पर और याद कर लीजिए कौन तत्व हैं, कौन संयोजन के सिद्धांत हैं, कौन सडंग हैं, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन जब आएगा तब आप गड़बड़ करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, भारतीय शिल्प सडंग से संबंधित श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है? भारतीय शिल्प सडंग से संबंधित श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन है इसके ए नाट्यशास्त्र, बी जयमंगला, सी मानसोल्लास, डी विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जयमंगला। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जयमंगला में सबसे पहले सडंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, लेकिन इसमें तो पूछा था श्लोक, सडंग से संबंधित श्लोक, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो देखिए सडंग से संबंधित श्लोक मैंने आप लोगों को अभी बताया तो था कि उसे याद कर लीजिए, तो आपको कला के 6 अंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो श्लोक किसमें है? वो जयमंगला में है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, रोड्स के द्वारा हमें किन रंगों की अनुभूति होती है? रोड्स के द्वारा हमें किन रंगों की अनुभूति होती है? ऑप्शन है इसके ए काले सफ़ेद, बी लाल पीला, सी नीला बैंगनी, डी नीला हरा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए काला सफ़ेद। रोड्स और कोन्स ये 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं आँखों में। तो रोड्स के द्वारा काले और सफ़ेद रंग को पहचाना जाता है या फिर काले सफ़ेद रंग की पहचान होती है। और बाकी के जितने रंग होते हैं लाल पीला नीला बैंगनी जितने भी होते हैं सभी रंग हम किसके द्वारा पहचानते हैं? कोन्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, तटस्थ रंग हैं। तटस्थ रंग हैं, ऑप्शन है इसके ए काला, बी सफ़ेद, सी ग्रे या स्लेटी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तटस्थ रंग ये सभी हैं, काला सफ़ेद और ग्रे ये सभी कैसे हैं? तटस्थ रंग हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29, तृतीयक रंगों की संख्या कितनी है? तृतीयक रंगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है इसके ए 3, बी 4, सी 6, डी 5। इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 6। तृतीयक रंगों की संख्या कितनी है? 6 है। और तृतीयक रंग कौन कौन से होते हैं?
तो एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग जब आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा बनता है? तृतीयक रंग। और तृतीयक रंगों की संख्या 3 भी मानी गई है। एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है प्रांग। तो प्रांग के अनुसार अगर पूछा जाए तृतीयक रंगों की संख्या कितनी है, तो 3 है, वैसे 6 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। वर्ण चक्र में आमने सामने के रंग कहलाते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के रंग कहलाते हैं। ऑप्शन है इसके ए पूरक या विरोधी, बी समीपवर्ती, सी भंग वर्ण, डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए पूरक या विरोधी। ध्यान रखिएगा, वर्ण चक्र में आमने सामने के रंग एक दूसरे की पूरक या फिर विरोधी होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। क्षैतिज रेखा कौन सा प्रभाव दर्शाती है? क्षैतिज रेखा कौन सा प्रभाव दर्शाती है? ऑप्शन है इसके ए नाटकीयता, बी विश्राम, सी सत्य, डी उत्तेजना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विश्राम। क्षैतिज रेखा ऐसे होती है पड़ी रेखा, ठीक है, इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। और जो सीधी रेखा होती है इसे कहते हैं ऊर्ध्व रेखा या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा। तो विश्राम यानी कि अगर आप विश्राम करेंगे तो कुछ इसी मुद्रा में आप लेटेंगे। तो क्षैतिज रेखा कैसा प्रभाव दिखाती है? विश्राम का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32। निम्न में से पारदर्शी रंग को पहचानिए। निम्न में से पारदर्शी रंग यानी कि ट्रांसपेरेंट कलर। तो ऑप्शन है इसके ए पेस्टल, बी टेम्परा, सी जल रंग, डी तैल रंग। इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जल रंग। जल रंग कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं यानी कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33। जल रंग चित्रण में अधिक प्रकाश दिखाने के लिए, जल रंग चित्रण में अधिक प्रकाश दिखाने के लिए ऑप्शन है इसके ए सफ़ेद रंग लगाते हैं, बी गाढ़ा रंग लगाते हैं, सी बिना रंगे छोड़ देते हैं, डी हल्का रंग लगाते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बिना रंगे छोड़ देते हैं। अगर आप वाटर कलर में काम कर रहे हैं और आपको अधिक प्रकाश दिखाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रकाश दिखाना है, तब आप क्या करेंगे? उस स्थान को बिना रंगे छोड़ देंगे, क्योंकि जल रंग में वाइट कलर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सफ़ेद रंग का प्रयोग जल रंग चित्रण में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34। तैल रंग चित्रण के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तैल रंग चित्रण के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए लिंसेड ऑयल, बी पाम ऑयल, सी पीनट ऑयल, डी कैरोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लिंसेड ऑयल। अलसी के तेल का इस्तेमाल होता है तैल रंग चित्रण में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35। तैल रंग की खोज किसने की थी? तैल रंग की खोज किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर ए विंची, बी आइक बंधु, सी राजा रवि वर्मा, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आइक बंधु ने। अब यहाँ पर जो आइक बंधु शब्द है ये क्या है? किसी का नाम है? चलिए देख लेते हैं। तो आइक बंधु शब्द का इस्तेमाल दो भाइयों के लिए किया गया है, जिनमें एक का नाम है जॉन वॉन आइक, दूसरे का नाम है ह्यूबर्ट वॉन आइक, ठीक है। और तैल रंग की खोज की थी जॉन वॉन आइक ने। तो अगर दोनों ऑप्शन रहते हैं जॉन वॉन आइक, ह्यूबर्ट वॉन आइक और आइक बंधु, तब आप क्या सही करेंगे? तब आप सही करेंगे जॉन वॉन आइक, क्योंकि इसी ने तैल रंग की खोज की थी। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है, केवल आइक बंधु दिया है, तब ये सही रहेगा। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। किसी धरातल के सतही गुण को क्या कहा जाता है? किसी धरातल के सतही गुण यानी धरातल के सतह के गुण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए तान, बी अंतराल, सी पोत, डी प्रमाण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी पोत, ठीक है। धरातल के सतह के गुण को क्या कहते हैं? पोत। यानी धरातल कैसा है? सपाट है, खुरदुरा है, तो ये जो गुण होता है ये धरातल का सतही गुण कहलाता है और इसे कहते हैं पोत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। बंधक का प्रयोग किस में किया जाता है? बंधक का प्रयोग किस में किया जाता है? बंधक यानी कि बाइंडर। तो ऑप्शन है इसके ए जल रंग, बी तैल रंग, सी टेम्परा, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी टेम्परा। बाइंडर या फिर बंधक का प्रयोग किस में करते हैं? टेम्परा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। गॉस चित्रण में किसका प्रयोग होता है? गॉस चित्रण में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन यहाँ पर ए गम अरेबिक, बी एग योक, सी वैक्स, डी बाइंडिंग एजेंट का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गम अरेबिक। ये एक प्रकार का गोंद होता है। गॉस चित्रण में गम अरेबिक का यूज़ होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, पेंटिंग में प्राइमर का क्या कार्य है? पेंटिंग में प्राइमर का क्या कार्य है? ऑप्शन यहाँ पर ए रंग की तीव्रता में वृद्धि करना, बी बनावट को जोड़ना, सी सतह की रक्षा करना, डी पेंट को कुछ सतह देना जिस पर वह जुड़ सके। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सतह की रक्षा करना। आपके घर में दरवाजे वगैरह पेंट किए जाते होंगे, सबसे पहले क्या करते हैं? प्राइमर करते हैं, उसके बाद में फिर पेंट लगाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, प्राइमर का प्रयोग करते हैं सबसे पहले और उसका कार्य क्या होता है? सतह की रक्षा करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, वुडकट उदाहरण है। वुडकट उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर ए रिलीफ प्रिंटिंग का, बी ऑफसेट प्रिंटिंग का, सी प्लेनोग्राफी का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रिलीफ प्रिंटिंग का। ये क्वेश्चन छापा कला का है। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है तो वो समझ ही नहीं पा रहा होगा कि ये हैं क्या चीज़ें। तो आप अभी याद कर लीजिए, बाकी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, चित्रकारी में तेल रंग का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? चित्रकारी में तेल रंग का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया? ऑप्शन इसके ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हॉलैंड। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि तेल रंग की खोज किसने की है? जॉन वॉन आइक ने या फिर आइक बंधु ने। तो ये कहाँ के थे? ये हॉलैंड के थे, हॉलैंड या फिर नीदरलैंड, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, ग्रेफाइट पेंसिल अच्छा माध्यम है। ग्रेफाइट पेंसिल अच्छा माध्यम है। ऑप्शन यहाँ पर ए एक रंगी आलेखन या स्केचिंग के लिए, बी उभार के लिए, सी उत्कीर्णन के लिए, डी मीनाकारी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एक रंगी आलेखन या फिर स्केचिंग के लिए, क्योंकि पेंसिल से आप कोई भी चीज़ बनाइए केवल एक ही रंग का बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक में अंडे के पीले भाग एग योक को बंधक की तरह प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक में अंडे के पीले भाग, अंडे का जो पीला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? एग योक, तो बंधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए टेम्परा, बी ऑयल पेंट, सी ऑयल पेस्टल, डी गॉस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए टेम्परा में। टेम्परा में जो अंडे का पीला भाग होता है जिसे एग योक कहते हैं, इसका इस्तेमाल बंधक के रूप में करते हैं टेम्परा में। अब बंधक क्या होता है? बंधक या फिर बाइंडर, तो बंधक का काम होता है चित्र की सुरक्षा करना। टेम्परा शब्द टेम्पर्ड से आया है। ठीक है, टेम्पर्ड तो आप लोग फ़ोन में खूब लगवाते होंगे। क्यों लगवाते हैं? ताकि आपकी फ़ोन की जो स्क्रीन है वो सुरक्षित रहे। तो उसी प्रकार से टेम्परा में बंधक का प्रयोग किया जाता है रंगों को सुरक्षित करने के लिए। बाइंडर के रूप में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दूध, अलसी का तेल, गोंद और अंडे की जर्दी। अब इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो इनमें से किसी भी एक का पतला सा घोल बनाकर चित्र के ऊपर लगा देंगे। जब ये घोल सूख जाएगा तब एक पतली सी झिल्ली टाइप में बन जाएगी और वो अन्य चीज़ों से, धूल, मिट्टी, पानी से चित्र की सुरक्षा करेगी। ठीक है, तो एक प्रकार से ये टेम्पर्ड का काम करता है चित्र के ऊपर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन से रंगों को मिश्रित करने से द्वितीयक रंग प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन से रंगों को मिश्रित करने से द्वितीयक रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन यहाँ पर ए नीला तथा पीला, बी भूरा तथा काला, सी लाल तथा बैंगनी, डी हरा तथा नारंगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए नीला तथा पीला। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंगों के बारे में पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार के बहुत सारे बन सकते हैं और आप याद नहीं कर पाएंगे। याद करेंगे भी तब भी आप कंफ्यूज रहेंगे। तो रंगों से संबंधित वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देखिए जाके। बाकी मैं उस वीडियो की जो लिंक है मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो आप यहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग जान सकें कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं, तृतीयक क्या होते हैं। और अगर आपको पता है तब ठीक है। तो यहाँ पर
नीला और पीला ये दोनों कैसे हैं? प्राथमिक रंग है। इनको जब आपस में मिक्स करेंगे, मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? हरा। और हरा कैसा है? द्वितीयक रंग। तो यही यहाँ पर पूछा गया था कि कौन से रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनेगा। और बाकी के जो हैं भूरा और काला ये भी गलत है। लाल और बैंगनी इसमें एक तो प्राथमिक है, दूसरा द्वितीयक है। हरा नीला, हरा नारंगी दोनों द्वितीयक हैं। ठीक है, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला। और द्वितीयक रंग वो भी 3 होते हैं, बैंगनी, नारंगी और हरा। तो आप लोग वीडियोस देखिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त हुए? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम भित्र कहाँ प्राप्त हुए? ऑप्शन यहाँ पर ए अजंता, बी जोगीमारा, सी एलोरा, डी देवगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जोगीमारा। जोगीमारा में जो भित्ति चित्र मिले हैं वो सबसे ज़्यादा प्राचीन हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। भित्ति चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल है। भित्ति चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल है। ऑप्शन यहाँ पर ए कांच, बी दीवार, सी हैंडमेड पेपर, डी कपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दीवार। भित्ति चित्र का मतलब ही होता है जो चित्र दीवार पर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47। भारत में तैल चित्रण की शुरुआत किसने की? भारत में तैल चित्रण की शुरुआत किसने की? यानी तैल रंगों से चित्र बनाने का प्रारंभ किसने किया और कहाँ पूछा गया है? भारत के अंदर। ऑप्शन यहाँ पर ए अवनींद्रनाथ ठाकुर, बी यामिनी रॉय, सी एम.एफ. हुसैन, डी राजा रवि वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। सबसे पहले तैल रंगों का इस्तेमाल भारत में किसने किया? राजा रवि वर्मा ने। और ये जो राजा रवि वर्मा हैं ये कहाँ के हैं ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये केरल के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। निम्न में से कौन सी कला त्रिआयामी है, यानी 3 डायमेंशनल है? निम्न में से कौन सी कला त्रिआयामी है या फिर 3 डायमेंशनल है? ऑप्शन यहाँ पर ए चित्रकला, बी संगीत कला, सी मूर्ति कला, डी काव्य कला। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मूर्ति कला। मूर्ति कला कैसी है? त्रिआयामी। त्रिआयामी क्या होता है? ऐसी कलाएं जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई हो। तो मूर्ति में ये तीनों चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। जिन कला में सामग्री नया रूप धारण कर लेती है उन्हें कहा जाता है? जिन कलाओं में सामग्री नया रूप धारण कर लेती है उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए दृश्य कलाएं, बी श्रव्य कलाएं, सी रूपप्रद कलाएं, डी गतिशील कलाएं। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रूपप्रद कलाएं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी कलाएं जिसमें सामग्री एक नया रूप धारण कर ले, ऐसी कलाओं को क्या कहते हैं? रूपप्रद कलाएं या फिर प्लास्टिक आर्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 50। डायमंड निडल का इस्तेमाल किस में किया जाता है? डायमंड निडल का इस्तेमाल किस में किया जाता है? डायमंड यानी कि हीरा, तो हीरे की निडल का इस्तेमाल किस में किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए इंटैग्लियो, बी वुड कट, सी सेरीग्राफी, डी ड्राई पॉइंट। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी ड्राई पॉइंट। ध्यान रखिएगा, ड्राई पॉइंट में डायमंड निडल का इस्तेमाल होता है। तो आज हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ पर आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं जिसका आंसर आप लोगों को ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।